ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं डेथ परेड के पार्ट 2 को। इस वीडियो के अंदर डेथ परेड के एपिसोड 5 से लेकर एपिसोड 9 तक मैं कवर करने वाला हूँ। और हाँ, पहले वाले पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसीलिए अगर तुमने फर्स्ट पार्ट को मिस करा है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो फिर चलो शुरू करते हैं पार्ट 2 को। एपिसोड की शुरुआत होती है ब्लैक से। यहाँ पर ब्लैक एक सपना देख रही होती है। इस सपने में एक जिमी नाम का बच्चा होता है जो कि हाल फिलहाल में अपनी फैमिली के साथ एक नई जगह में शिफ्ट हुआ है। जिमी अपने घर के बाहर देखता है तो वो ये पाता है कि घर के बाहर बर्फ गिर रही है। इसी के साथ ही में वो एक लड़की को भी देखता है जो कि बाहर खेल रही थी। जिमी उस लड़की को देखकर हाय कहता है और वो लड़की जिमी को देखकर उसको अपने पास खेलने के लिए बुलाती है। जिमी जैसे ही घर से बाहर निकल के उसकी तरफ जाता है तभी वो गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन वही लड़की जिमी को एक बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ बाहर निकालती है। और उस लड़की की स्माइल को देखने के बाद जिमी अपना सारा पेन भूल जाता है। और उसके बाद अगला सीन होता है ब्लैक का, जो कि नींद से जाग चुकी है। तभी हमें ये भी पता लगता है कि ब्लैक को ये सपने बार बार आते हैं। इसके बाद ब्लैक तैयार होकर क्वीन डेकिम अपना काम करने चली जाती है। क्वीन डेकिम में डेकिम पिक्चर्स को चेंज कर रहा होता है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेकिम ने जो फोटो लगाई होती है उस फोटो के अंदर वही बच्ची होती है जो कि ब्लैक के सपने में दिखाई दी थी। इसी के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नोरा जो बुक पढ़ती है उस बुक के कवर पर भी इन्हीं बच्चों की फोटो होती है। एनीवेज, इसके बाद डेकिम को उसके नए गेस्ट की मेमोरीज मिल जाती हैं। इस बार डेकिम के गेस्ट है ये छोटा बच्चा और ये आदमी। यहाँ पर ये आदमी थोड़ा सा अजीब बर्ताव करता है। वो आदमी ये कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर पहले भी आ चुका है, लेकिन इसके बाद जो वो हरकत करता है वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। वो आदमी उस छोटे बच्चे को पकड़ लेता है और उसको मारने की धमकी देता है। इसी के साथ ही में वो डेकिम से ये कहता है कि मैं यहाँ पर पहले आ चुका हूँ और मैं वो सब नहीं करने वाला जो कि तुमने मुझसे पहले करवाया था। इसके बाद डेकिम अपनी स्पाइडर वेब एबिलिटीज का यूज करता है और उस आदमी को उस बच्चे से दूर कर देता है। लेकिन जैसे ही डेकिम पीछे मुड़ता है वो ये देखता है कि वो बच्चा ब्लैक को बेहोश कर चुका है। और इसी के साथ वो बच्चा एक क्रीपी सी स्माइल भी कर रहा है, जिसे देखते हुए डेकिम उस बच्चे को अपनी स्पाइडर वेब एबिलिटीज का यूज करके बांध देता है। बट तभी हमें पता चलता है कि वो बच्चा कोई बच्चा नहीं है, वो एक्चुअल में एक बड़ा आदमी है जो कि डेकिम की तरह ही इस जगह पर काम करता है और इसका नाम है गिनती। और हाँ, गिनती 20th फ्लोर पे काम करता है। एनीवेज, इसके बाद डेकिम और गिनती के बीच में फाइट होने लगती है, जिसे नोना बीच में आके रोक देती है। नोना डेकिम को ये बताती है कि वो डेकिम का टेस्ट ले रही थी, जिसके अंदर डेकिम अच्छे तरीके से पास नहीं हुआ। बेसिकली डेकिम पास ही नहीं हुआ क्योंकि जैसा कि हमें बताया गया है कि डेकिम के पास जब गेस्ट आते हैं तो उसे उसके गेस्ट्स की मेमोरी भेज जाती है। लेकिन इस केस में डेकिम को बच्चे की मेमोरी नहीं मिली थी, लेकिन तब भी डेकिम ने अपने गेस्ट को गेम खेलने के लिए कहा और टेक्निकली देखे तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो जो आदमी था वो बेसिकली एक डमी था जिसको नोरा ने डेकिम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजा था और ठीक वैसा ही हुआ। इसके बाद हमें पता लगता है कि गिनती एक हॉट माइंडेड बंदा है और अपना डेकिम एक कूल माइंडेड बंदा है। इसके बाद अगला सीन होता है नोना का एंड नोना एक अलग ही जगह पर है। नोना यहाँ पर किसी कास्त्रा नाम की लड़की के साथ है। कास्त्रा का काम है मरे हुए लोगों की मेमोरीज को कंपाइल करना और आर्बिटर्स के पास भेजना। और अगर तुम आर्बिटर्स उनके कंफ्यूज हो गए हो तो ये जान लो कि ये लोग वही हैं जो इस एरिया में काम करते हैं, जैसे कि अपना डेकिम। इसके बाद नोना कास्त्रा से बात करते हुए कहती है जो भी हो डेकिम गिनती से तो काफी अच्छा है। इसके बाद हमें पता चलता है कि डेकिम को काम करते हुए ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं। इसके बाद कास्त्रा ये बताती है कि लोगों के मरने का रेट अभी भी सेम ही है, जो कि है 7000 डेथ पर आवर। इसके बाद अगला सीन फिर से क्वीन डेकिम का ही होता है। यहाँ पर हमें गिनती से ये बात पता लगती है कि जो ब्लैक है वो भी एक डेड ह्यूमन ही थी जब वो यहाँ पर आई थी, लेकिन उसके पास उसकी मेमोरीज पहले से ही थी, इसीलिए डेकिम ने उसके साथ कोई भी गेम नहीं खेला। लेकिन इसके बाद ब्लैक की मेमोरीज को इरेज कर दिया गया और तब से ही ब्लैक की कोई भी जजमेंट नहीं हुई है। इसके बाद अगले सीन में हमें एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम है ऑक्यूलस। ऑक्यूलस एक बूढ़ा आदमी है और वो नोना के साथ यहाँ पर एक पूल गेम खेल रहा है और ये पूल गेम बड़ा ही अजीब सा है। इसे हमें गैलेक्टिक पूल भी कह सकते हैं। ऑक्यूलस और नोना की बातों से ये बात पता चल रही है कि ऑक्यूलस सीनियर है नोना से। और हाँ, इसी के साथ जब जब ऑक्यूलस नोना से गेम खेलता है वो हार जाता है। इसी के साथ यहाँ पर ऑक्यूलस को गॉड से भी रिफर किया जा रहा है। अगले सीन में हमें फिर से ब्लैक को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सो रही है और उसका सपना कंटिन्यू है। इस बार सपने में लड़का लड़की आपस में खेल रहे हैं और जैसे ही गेम खत्म होने के बाद लड़का अपने घर जाता है वो अपनी मम्मी को उस लड़की के बारे में सब कुछ बताता है, जिस पर जिमी की मम्मी उसको बताती है कि उस लड़की का नाम शैबो है। शैबो एक्चुअल में डेफ है, यानी वो सुन नहीं सकती। अपनी मम्मी से वो सारी की सारी बातें करने के बाद यहाँ पर वो लड़का जिमी सोचता है कि वो एक दिन शैबो को अपनी फीलिंग्स बता देगा। अगला सीन होता है गिनती के बार का और गिनती के बार का नाम है विजिंती। गिनती के पास यहाँ पर 2 गेस्ट आए हुए होते हैं, जिसमें लड़की का नाम है मायू। मायू एक बहुत ज्यादा चीयरफुल नेचर की और स्कूल जाने वाली लड़की है और इस लड़के का नाम है हराडा। हराडा एक म्यूजिक बॉय बैंड का हिस्सा था। हराडा के बैंड का नाम था क्रॉस हार्ट अटैक। ये बैंड बहुत ज्यादा फेमस भी था। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि मायू हराडा की एक बहुत बड़ी फैन है। इसके बाद जैसा कि हम सभी को पता है कि एक गेम डिसाइड किया जाता है
एंड इसका गेम डिसाइड होता है ट्विस्टर। इस गेम में बहुत सारे कलर होते हैं और उन कलर्स के ऊपर अपने हाथ पैर भी रखने होते हैं, लेकिन किस कलर के ऊपर अपने हाथ पैर रखने हैं वो डिसाइड करेगा ये बोर्ड। इसके बाद गिनती की कैट बटन दबाती है, जिसके बाद ये गेम शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर ये पूरे मजे लेते हैं। और मजे लेने का मतलब यहाँ पर ये है कि इन दोनों को एक दूसरे को छूने का मौका मिलता है। हराडा का पता नहीं, लेकिन यहाँ पर मायू बहुत ज्यादा खुश है। वेल, अगर हराडा की बात करें तो वो इस गेम को जल्द से जल्द खत्म करके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता है। अब यहाँ पे ये गेम बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहा था, और सच बता रहा हूँ ये सही में बोरिंग था। इसलिए गेम का मजा बढ़ाने के लिए गिनती यहाँ पर एक डिवाइस का यूज करता है, जो कि सेम डेकिम भी कर रहा था। जैसे ही गिनती उस डिवाइस का बटन दबाता है, वहाँ मैट पर जितने भी कलर थे उन सब के ऊपर सिंबल्स आ जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग अलग अलग सिंबल्स पे अपना हाथ रखेंगे, ठीक वैसा ही इन्वायरमेंट इनके आसपास बन जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ये लोग रेड पर अपना हाथ रख रहे थे, वहाँ पूरा माहौल गर्म हो जाता था। एंड जैसे ही वो ब्लू पे हाथ रखते तो वहाँ पर पूरा माहौल ठंडा हो जाता, और जैसे ही वो ग्रीन पे हाथ रखते तो तेज हवाएं बहने लगती। और हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक येलो कलर भी है, जिस पर हाथ पैर रखने से क्या होगा ये हमें आगे पता चलने वाला है। वेल, अब यहाँ पर हराडा और मायू को तो मजे नहीं आ रहे, लेकिन मुझे और गिनती को बहुत ज्यादा मजा आ रहे हैं। खैर, किसी भी तरह यहाँ पर मायू और हराडा अपना गेम कंटिन्यू करते हैं, और अब आता है एक और ट्विस्ट। जैसे ये लोग अपना पैर येलो पे रखते हैं, इनकी जमीन ही गायब हो जाती है, लेकिन वो कलर अभी भी इनके पास थे जिन पर इन्होंने अपने हाथ पैर रख रखे थे। लेकिन इससे ही भयंकर ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि नीचे स्पाइक्स है, यानी इन दोनों में से पहले अगर कोई नीचे गया तो उसका खेल समझो खत्म। अब ये चीज देखने के बाद मायू यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो हराडा की बहुत बड़ी फैन थी। यहाँ तक कि मायू के फ्लैशबैक में भी खाली हराडा ही दिखाई दे रहा था। एनीवेज, अब यहाँ पर मायू हराडा के लिए सैक्रिफाइस होने का सोचती है और वो एक जंप लगा देती है, लेकिन हराडा उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लेता है। यहाँ पर हराडा भी बहुत ज्यादा इमोशनल है, और वो क्यों, खैर ये हमें आगे पता चलेगा। एनीवेज, अब यहाँ पर मायू का हाथ स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाती है। एंड जैसे ही वो नीचे गिरती है तो ऑब्वियसली उसको कुछ नहीं होना था, क्योंकि ये सब एक टेस्ट था। इसके बाद हमें पता लगता है कि आखिर इनकी डेथ हुई कैसे। सबसे पहले बात करते हैं मायू की। मायू बाथरूम में होती है और वो हराडा के ही सॉन्ग सुन रही होती है। वो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी, और तभी उसका पैर स्लिप होता है और वो बाथरूम में ही गिर के मर जाती है। और अगर बात करें हराडा की, तो उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिससे उसने ब्रेकअप कर लिया था। एंड ब्रेकअप के बाद उसकी गर्लफ्रेंड गम में आकर खुदकुशी कर लेती है, जिसके बाद एक दिन हराडा की एक्स गर्लफ्रेंड की बहन हराडा को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है, और ये दोनों एक रात आपस में सोते भी हैं। और जब अगले दिन हराडा अपनी नींद से जागता है तो वो ये पाता है कि उसके बगल में एक प्रेजेंट रखा हुआ है, लेकिन वो प्रेजेंट एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं था, वो एक बॉम्ब था, और उसी बॉम्ब के फटने के चक्कर में हराडा मारा गया। वेल, इसके बाद अगला सीन होता है प्रेजेंट का, जहाँ पर मायू नहा धोकर सबके सामने आ जाती है, और वो बिना उस फालतू के मेकअप के यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर मायू और हराडा एक दूसरे से बहुत अच्छे से बातें भी करते हैं, जिसके बाद यहाँ पर हराडा डेकिम, गिनती, मायू और ब्लैक के सामने परफॉर्मेंस भी करता है। वेल, इनके लिए जजमेंट की आती है। खैर, इसके बारे में यहाँ पर बताया नहीं गया, हो सकता है कि हमें आगे आने वाले एपिसोड के अंदर पता चले। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ऑक्यूलस को, जो कि गेम खेलते खेलते कुछ बात कर रहा है। ऑक्यूलस ये बताता है कि आर्बिटर्स कभी भी जजमेंट देना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि यही उनका काम है। दूसरी बात यह है कि आर्बिटर्स मर भी नहीं सकते। तीसरी बात यह है कि आर्बिटर्स इमोशन भी फील नहीं कर सकते, क्योंकि वो डमीज होते हैं। इसी के साथ यहाँ पर सीन चेंज होता है और अगले सीन में दिखाया जाता है ब्लैक को, जो कि अभी अभी नींद से उठी है, और इस बार भी ब्लैक ने वही सपना देखा था। ब्लैक इसके बाद बुक शेल्फ के पास जाती है। वो सारी की सारी बुक्स अल्कोहल के ऊपर ही बेस्ड होती है, लेकिन उन्हीं बुक्स के बीच में एक बुक होती है जो कि उन सब से अलग दिखाई देती है। इस बुक का नाम होता है शैवो, और इस बुक के कवर पे वही बच्चे बने हुए हैं जो कि ब्लैक के सपने में हमेशा आते हैं। और ये चीज देखकर ब्लैक को यह आइडिया लग जाता है कि हो ना हो ब्लैक भी यहाँ पे मर के आई है। ब्लैक अब इन सारी बातों को सोच के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है, और वो सीधा डेकिम के पास जाती है। अब यहाँ पर डेकिम ब्लैक को ये बताता है कि ये किताब क्वीन की थी, और क्वीन भी एक आर्बिटरी थी जो कि डेकिम से पहले काम करा करती थी। तो बड़ी इसी के साथ हमें यहाँ पर ये पता चल जाता है कि इस बार का नाम क्वीन डेकिम क्यों है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है डेकिम का पास्ट, जब वो फर्स्ट टाइम 15th फ्लोर के क्वीन डेकिम बार में आया था, क्योंकि जो क्वीन थी उसका ट्रांसफर हो गया था इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर। जब फर्स्ट टाइम डेकिम वहां पे पहुंचा था और उसने जब क्वीन को देखा, तब क्वीन अपना जजमेंट दे रही थी, और वो जजमेंट क्वीन का लास्ट जजमेंट था। वेल, उस समय पर क्वीन एक लड़का और एक लड़की को गेम खिलवा रही थी। वेल, वो गेम एक पूल गेम था, और ये चीज ऊपर से गिनती और डेकिम देख रहे थे, और इन दोनों के साथ में ही नोना थी, क्योंकि नोना वहां पर इनको ये सब चीजें देखने को कह रही थी, जिससे कि डेकिम और गिनती ये काम समझ पाए। वेल, इसी समय पर नोना ने गिनती और डेकिम को एक डिवाइस दिया था, और ये वही डिवाइस है जिनका यूज डेकिम और गिनती
गेम के बीच में करते हैं। गिनती का केस देखें तो गिनती इस डिवाइस का यूज हर गेम में करता है, लेकिन डेकिम इसका यूज ज्यादा नहीं करता। अब डेकिम ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो इस डिवाइस का यूज करना भूल जाता था। डेकिम इसी के साथ ये भी कहता है कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ बहुत ज्यादा मजे से जी है वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। इसके बाद का सीन प्रेजेंट का होता है। यहाँ पर हमें अब ये बताया जाता है कि जिन लोगों का जजमेंट हो जाता है उनकी बॉडीज डमी बन जाती हैं और इन डमीज को बाद में डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इसी के साथ ऐसा नहीं है कि आर्बिटर्स के पास जो मेमोरीज भेजी जाती हैं उनके पास वो मेमोरीज हमेशा के लिए रहती हैं। वो सारी की सारी मेमोरीज नई मेमोरीज के साथ रिप्लेस हो जाती हैं। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि डेकिम डमीज को जमा करता है और ये डमीज उन लोगों की होती है जिन लोगों ने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी होती है। जैसा कि तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर माचिको का भी डमी है। अब ये चीजें देखने के बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, क्या डेकिम सच में एक डमी है? और अगर वो डमी है तो उसके पास इमोशन नहीं होने चाहिए थे और कोई भी इमोशनलेस बंदा ऐसा काम तो नहीं कर सकता। एनीवेज ये सारी चीजें डेकिम ब्लैक को बता रहा होता है, जिसके बाद ब्लैक डेकिम को खाना बना के देती है। इसके बाद अगला सीन नोना का होता है और नोना 90th फ्लोर पे रहती है एंड इस बार नोना के साथ क्विन भी है। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि क्विन जो है वो अभी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रही है। क्विन नोना को ये बताती है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में काम बहुत रहता है, जैसे कि मरे हुए लोगों की सारी मेमोरीज को देखना और उसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट को ही सिलेक्ट करना, देन इसके बाद इन इंपॉर्टेंट मेमोरीज को आर्बिटर्स के पास भेजना। और इसी के साथ ही साथ लोग बहुत ज्यादा मरते हैं तो यानी और भी ज्यादा काम। अब इसके आगे हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। नोना क्विन को ये बताती है कि उसने डेकिम के अंदर इमोशंस भी डाले हैं और नोना ये नहीं चाहती कि ऑक्यूलस को ये बात पता चले। नोना ने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि उसका ये कहना है कि आर्बिटर्स दिन रात लोगों को जज करते हैं और उनके अंदर खुद भी इमोशन नहीं होते। तो इसलिए नोना को एक ऐसा आर्बिटर बनाना था जो कि अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग किसी की लाइफ को जज करे। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि ये बात करते करते सो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑक्यूलस आकर नोना को उठाता है एंड ऑक्यूलस की बातों से ऐसा लग रहा है कि उसको डाउट हो चुका है। इसके बाद अगला सीन होता है कास्त्रा और नोना का। नोना कास्त्रा से यहाँ पर ये रिक्वेस्ट कर रही है कि नए गेस्ट्स को इस बार डेकिम के पास भेजो। ये गेस्ट थोड़े से इंपॉर्टेंट है और ये गेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। नोना इन गेस्ट को डेकिम के पास इसलिए भेजना चाहती है क्योंकि वो इस बार डेकिम को चेक करना चाह रही है। इसे ऐसा समझो कि ये डेकिम के लिए एक स्पेशल टेस्ट होने वाला है। इसके बाद अगला सीन होता है डेकिम के क्विन डेकिम का, जहाँ पर वो दोनों स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं। यहाँ पर इस लड़के का नाम है शिमाडा और इस आदमी का तात्सुमी। अगर तात्सुमी की बैकग्राउंड की बात करें तो वो एक डिटेक्टिव था। डेकिम के पास जैसे इन दोनों की मेमोरीज आती है वो कंफ्यूज हो जाता है एंड इसके बाद वो नोना को इस सिचुएशन के बारे में फोन करके पूछता है। नोना बोलती है कि बाकी आर्बिटर्स बिजी थे इसलिए ये गेस्ट तुम्हारे को असाइन हुए हैं। इसके बाद इन दोनों ही गेस्ट का डेकिम और ब्लैक स्वागत करते हैं, बट बाकी गेस्ट की तरह इन दोनों को भी कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है और वो गेम खेलने से मना करते हैं। यहाँ तक कि वो यहाँ से भागने की भी कोशिश करते हैं, बट फाइनली डेकिम इन दोनों को मना ही लेता है। गेम शुरू होने से पहले शिमाडा थोड़ा सा ब्रेक लेकर बाथरूम जाता है और तभी वो अपने बैग में एक खून से रंगा हुआ चाकू पाता है, बट ये बात वो किसी को भी नहीं बताता। इसके बाद इनका गेम स्टार्ट होता है जो कि होता है एयर हॉकी। इस गेम के सारे रूल्स नॉर्मल थे लेकिन इसी के साथ एक छोटा सा ट्विस्ट भी था। एयर हॉकी गेम में पक्स होते हैं जो कि एक गोल गोल सी चीज है। अब यहाँ पर जो रेड पक है वो शिमाडा के ऑर्गन्स को डिनोट कर रहा है और ब्लू पक्स तात्सुमी के ऑर्गन्स को। इस गेम को जीतने के लिए बस चाहिए थे 6 पॉइंट्स और जिसके भी सबसे पहले 6 पॉइंट हो जाएंगे वो जीत जाएगा। अब होती है गेम की स्टार्टिंग और जैसे कि हमने देखा है कि हर गेस्ट शुरू में तो बहुत ज्यादा आराम से खेलता है गेम को, लेकिन बीच में हो जाती है भसड़। देखने वाली बात होगी कि इनकी भसड़ कब होती है। खैर अभी तो ये बहुत आराम से खेल रहे हैं। गेम के बीच बीच में इन दोनों के दिमाग में इनकी मेमोरीज भी आती रहती हैं। साथ ही में ये लोग गेम के बीच में बहुत सारे ब्रेक्स भी ले रहे होते हैं जिसकी वजह से इनका टाइम भी एक्सपायर हो जाता है। इसलिए अब गेम में होता है थोड़ा सा चेंज। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि हर पक पे ऑर्गन बन रखा है एंड अब जिसके भी पक पे हिट लगेगा उसके ऑर्गन में दर्द होने लग जाएगा। इसी के साथ ये दोनों गेम खेलना फिर से कंटिन्यू करते हैं। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि ब्लैक इन दोनों की मेमोरीज को देखना चाह रही होती है, इसीलिए डेकिम मैनेजमेंट से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता है जिसके बाद ब्लैक मेमोरीज को देख पाती है एंड इन दोनों की मेमोरीज को देखने के बाद ब्लैक बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। एनीवेज यहाँ पर गेम कंटिन्यू है और इन दोनों के ही ऑर्गन्स में बहुत दर्द हो रहा है, बट फाइनली गेम शिमाडा जीतता है और जैसे ही गेम एंड होता है यहाँ पर सीन कुछ भयावह सा हो जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी जो मेमोरीज है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है और इनकी मेमोरीज तुम थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि तुम भी सोच में पड़ जाओगे। इसलिए अब तुम भी थोड़ी देर के लिए खुद को डेकिम ही समझ लो और तुम मुझे कमेंट बताना कि तुम क्या जजमेंट देते। सबसे पहले बात करते हैं शिमाडा की। शिमाडा एक नॉर्मल सा इनोसेंट लड़का था जिसके पेरेंट्स एक्सीडेंट के अंदर मारे जा चुके थे, जिसके बाद अब उसके घर में वो और उसकी छोटी बहन ही रहते थे और शिमाडा अपनी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखता था। शिमाडा बस इतना चाहता था कि पढ़ लिख कर उसकी बहन साए को एक अच्छी लाइफ मिले, तो चाहे शिमाडा को उसके लिए कितना भी काम क्यों ना करना पड़े। लेकिन जब एक दिन शिमाडा काम करके अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी छोटी बहन बहुत ज्यादा डरी हुई है
और एक कोने में बैठी हुई है। ऐसा इसलिए था क्योंकि साय के पीछे बहुत दिनों से कोई स्टॉकर लगा हुआ था। शिमाडा ने इस बारे में पुलिस कंप्लेंट भी कर रखी थी, लेकिन उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन आज उसकी बहन के साथ उस स्टॉकर ने छेड़छाड़ करी और इसी के साथ उसको मारा पीटा भी, जिसे देखकर शिमाडा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चाकू लेकर उस स्टॉकर के घर चला जाता है, जिसके बाद शिमाडा उसको जान से ही मार देता है। सो यही रीजन था कि क्विन डेकम के अंदर जब शिमाडा वॉशरूम गया था तब उसके बैग में से ये चाकू निकला था। इसके बाद अगली मेमोरी लेते हैं तात्सुमी की। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि तात्सुमी एक डिटेक्टिव था जो कि अपने वाइफ के साथ बहुत हैप्पी लाइफ जी रहा था। तात्सुमी एक बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग डिटेक्टिव था, यहाँ तक कि वो अपना बर्थडे ही भूल गया एक बार। लेकिन उसकी वाइफ बहुत ज्यादा लविंग और केयरिंग थी, सो इसलिए तात्सुमी की वाइफ ने उसको उसके बर्थडे पर शू गिफ्ट किए थे। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि क्विन डेकिम के अंदर तात्सुमी वही शूज पहन के आया हुआ है। तात्सुमी अपनी वाइफ के साथ बहुत हैप्पी लाइफ जी रहा था, लेकिन एक दिन तात्सुमी जब काम करके अपने घर लौटता है तो वो उसके घर में अपनी वाइफ को डेड पाता है। ऑब्वियसली बात है, तात्सुमी की जॉब कुछ ऐसी थी जिसके अंदर उसके दुश्मन बनने ही थे। लेकिन तात्सुमी अपनी वाइफ की किलर का पता लगा लेता है और उसको जान से मार देता है। बट इस पॉइंट के बाद तात्सुमी एक ऐसा डिटेक्टिव बन गया जो कि किलर्स को ढूंढकर खुद ही जान से मार देता था। लेकिन वो ये चीज बहुत अलग मेथड से करता था। तात्सुमी किलर्स को अपने सामने ही क्राइम करने देता था, क्योंकि तात्सुमी ये कंफर्म करता था कि हाँ, इस किलर ने किसी को मारा है, यानी हाँ, इसने बुरा काम करा है, सो अब मैं इसको मार सकता हूँ। सो हाँ, ये थी इन दोनों की ही मेमोरीज। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि कनेक्शन क्या है यार इन दोनों का। सो बडीज, अब आता है यहाँ पर असली ट्विस्ट, और ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है। तो जो स्टॉकर शिमाडा की बहन के पीछे पड़ा था, तात्सुमी को उसके बारे में सब कुछ पता था। इनफैक्ट जिस दिन उस स्टॉकर ने तात्सुमी की बहन के साथ बदतमीजी करी थी, तब उस दिन भी तात्सुमी वहीं पर ही था और वो सारी की सारी चीजें देख रहा था, लेकिन उसने तब भी कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि तात्सुमी क्राइम को होने देता है ताकि जब वो किलर को मारे तब उसको कोई गिल्ट फील ना हो। अब देखो, यहाँ पर तात्सुमी साय को बचा सकता था, लेकिन उसने साय को नहीं बचाया। इसी के साथ साय ने शिमाडा को ये भी बताया था कि जब उसके साथ ये सारी हरकतें हो रही थी तब वहां पर एक और आदमी भी था, लेकिन उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया। वेल, इसके बाद हमें ये पता चलता है कि जब शिमाडा ने उस स्टॉकर को मार दिया था तभी वहां पर तात्सुमी भी आता है, ऑब्वियसली स्टॉकर को मारने। लेकिन वो ये देखता है कि स्टॉकर तो पहले से ही मर चुका है। अब तात्सुमी को वहां पर देखकर शिमाडा उसको भी जान से मार देता है। तो हाँ, तात्सुमी के मरने का यही रीजन था। वेल, इसी हाथापाई में शिमाडा भी मारा जाता है। वेल, था ना ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और शॉकिंग सी चीज। वेल, इसके बाद अगला सीन होता है क्विन डेकिम का। अब यहाँ पर प्रेजेंट में भी शिमाडा को तात्सुमी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, बट यहाँ पर तात्सुमी अपनी सफाई रखते हुए ये कहता है कि अगर मैं उस दिन तुम्हारी बहन को बचा लेता तो शायद वो स्टॉकर भाग जाता और वो दूसरी लड़की के साथ यही सेम काम करता। इसलिए उस समय पर तात्सुमी को जो चीज सही लगी उसने वही की। तात्सुमी की ये सारी बातें सुनने के बाद शिमाडा को फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तात्सुमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डेकिम उसे रोकते हुए कहता है तुम पहले से ही मरे हुए हो, तो यहाँ पर ये सब चीज करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन डेकिम उसको एक चॉइस देता है। वो उससे कहता है कि देखो, मैं तात्सुमी के सारे पग एक जगह रख देता हूँ, जिस पर हिट करके तुम तात्सुमी को बहुत ज्यादा पेन पहुंचा सकते हो। डेकिम की बात सुनने के बाद शिमाडा ऐसे ही करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ब्लैक उसको ये करने से रोक लेती है, यानी लिटरली वो उसको पकड़ लेती है। ब्लैक उससे कहती है कि ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम पक्का वॉर्ड में भेज दिए जाओगे। लेकिन शिमाडा यहाँ पर ब्लैक की कोई भी बात नहीं सुनता और वो तात्सुमी को बहुत पेन पहुंचाता है। अब ये चीज देखकर ब्लैक रोने लगती है। ब्लैक डेकिम के ऊपर चिल्ला के कहती है तुम आखिर इंसानों के बारे में जानते क्या हो? तुम तो खुद इमोशनलेस हो, तो तुम इंसानों के इमोशन को कैसे जान सकते हो? इंसान भले ही गुस्से में कुछ भी गलत कर बैठता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो इंसान बुरा हो गया। सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि ब्लैक डेकिम को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि उसके जजमेंट के तरीके गलत हैं। ब्लैक की ये सारी बातें सुनने के बाद डेकिम यहाँ पर बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है। वो ये समझ नहीं पाता कि आखिर उसे करना क्या चाहिए, बट काफी ज्यादा सोचने के बाद एट द लास्ट उसका जजमेंट ये होता है कि इन दोनों को ही वॉइड में भेज दिया जाएगा, क्योंकि तात्सुमी को अपने किए के ऊपर कोई भी गिल्ट नहीं है। और अगर शिमाडा की बात करें तो वो अभी भी तात्सुमी को जान से मारना चाहता है। और इसी के साथ पार्ट 2 के सारे एपिसोड मैंने कवर कर लिए हैं। वेल, तुम भूले तो नहीं ना कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर के लिए डेकिम बनाया था। तो मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूँ, तुम्हारी जजमेंट क्या होती है इन दोनों के लिए? वेल, ये चीज तुम मुझे कमेंट बताना, और तुम ये भी बताना किसी के साथ कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी और क्या तुम पार्ट 3 को देखना चाहते हो। वेल, चिंता मत करो, पार्ट 3 पक्का आएगा। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए तुम इन दोनों में से कोई भी वीडियो ट्राई कर लो, ये दोनों ही मस्त है।